स्वागत है आप लोगों को इस वीडियो में। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकली आप समझ सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ऑन द अदर इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स ये क्या हुआ, जैसे जब है ना कोई बॉडी कॉन्टैक्ट में है ना ग्राउंड के साथ, तो ऊपर नॉर्मल लगती है, ये तो आप जानते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए इस ब्लॉक पे आप फोर्स लगाते हो, टेंडेंसी टू मूव राइट साइड में आए, तो पीछे फ्रिक्शन लगती है, ये भी मान जानते हो। तो इन दोनों को रिजल्टेंट को है ना, ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स के ही एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों के रिजल्टेंट को नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। कभी कभी आप सुने भी होंगे कि नॉर्मल इज ए बेसिकली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड फ्रिक्शन इज ए टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ लो, ये बात आपने सुना होगा। फिर कहा गया कि नेट फोर्स और ये जो नॉर्मल फोर्स है, इनके बीच के एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि मान लीजिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा है। ठीक है, तो लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, आप थीटा भी मान सकते थे, क्वेश्चन वाले ने कहा इसलिए लैम्डा यूज किए हैं। और म्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो म्यू है। ठीक है, तो यानी जब आप इस पर फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो हमेशा आप देखे होंगे कि बॉडी मूव नहीं करने लगती है, वो रेजिस्ट करती है। तो उस टाइम कौन सी फोर्स लग रही होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रही होती है। क्या ये बात आप मानते हो? यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, अगर टेंडेंसी टू मूव राइट साइड में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे के डायरेक्शन में लग रहा होगा। कोई बात इसमें दिक्कत? तो बताइए, यहाँ पर से आपसे पूछा गया कि लैम्डा और म्यू में रिश्ता बनाना है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, पहले लैम्डा निकाल लेता हूँ इसके टर्म्स में। तो देखिए, टेन लैम्डा की वैल्यू अगर आप यूज करो, तो टेन लैम्डा इक्वल टू सामने वाला डिवाइडेड बाय बगल वाला, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। सामने ये क्या है? फ्रिक्शन ही तो है। आप है ना राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करो, है ना, वो सब जो पढ़े हो वेक्टर में। तो ऊपर क्या आ जाएगी? स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? डिवाइडेड बाई नॉर्मल। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल इंटू टेन लैम्डा आ गया। तो इसको मैं पहला इक्वेशन मान ले रहा हूँ। ठीक है, अब चूंकि यहाँ आंसर लेस देन ग्रेटर देन के टर्म्स में है, ठीक है, इसको है ना सॉल्व, है ना, मैं चाह रहा हूँ ये पूरा लेस देन वाला टर्म भी आए यहाँ पर। तो मैं क्या सोच अपनाऊंगा कि अगर टेंडेंसी टू मूव आगे है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगती है। क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ भी लग सकती है क्या? नहीं, इसकी एक अपर लिमिट वैल्यू है ना, वो क्या है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जो म्यू एस एन कहते थे जिसे हम, उससे कम ही लगेगी। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इतनी लगेगी, सही बात है, लेकिन ये म्यू एस एन से क्या होनी चाहिए? कम लगनी चाहिए। क्लियर है ये चीज़? अब आप एफ एस की वैल्यू यहाँ पे रख लो, एन इंटू टेन लैम्डा, और एफ एस मैक्स क्या हो जाएगा? म्यू एस इंटू एन। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? फिर आपको आंसर भी सामने दिख रहा है यहाँ पर, एन से एन कट गया, तो टेन लैम्डा लेस देन इक्वल टू क्या हो गया? म्यू एस। और म्यू एस की वैल्यू को मैंने म्यू माना हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया गया है। तो बताइए, चूंकि टेन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो टेन को आप इधर भेजोगे तो साइन चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी का, तो ये लैम्डा लेस देन इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ कॉस रहता है तो फिर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है ना, ये सब आप मैथ्स में जानते हो। तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, यही रहा आंसर आपका। तो आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।